हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है। ठीक है। आज हम कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को। लास्ट टाइम हमने देखा था अबाउट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल्स यूज्ड होते हैं वो कौन से सिंबल्स हैं। एंड देन हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, आज हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है। सो आज हम देखेंगे अबाउट ओम्स लॉ। ठीक है। ओम्स लॉ जो है वो क्या कहता है, बेसिकली जो जॉर्ज साइमन ओम है, ठीक है, इसी के नाम पे हमने ये ओम्स लॉ रखा था, नाम रखा था ओम्स लॉ। अब इसके नाम पे हमने क्यों रखा था ये ओम्स लॉ, क्योंकि जो जॉर्ज साइमन ओम है उसी ने ही रिलेशनशिप फाइंड किया था बिटवीन द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर यूजिंग अ सर्किट डायग्राम। ठीक है। करंट के बीच में, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो किसने दिया था हमें, जॉर्ज साइमन ओम ने। इसके बीच में एक रिलेशनशिप दिया था, और वो रिलेशनशिप क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और क्योंकि इसी ने ये रिलेशनशिप दिया था तो इसी के नाम पे हमारा ये पड़ गया ये ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ कहता क्या है वो हम देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट बोलती है द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर से फ्लो कर रही है वो क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस में क्या होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखना कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और इसने रिलेशनशिप क्या दिया था कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। जब हम टर्म यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका क्या मतलब है कि जब हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा। ये क्या हो जाता है हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसने क्या बोला था, ये हमने मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और I यहाँ पे करंट है। ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को हटाते हुए इन्होंने क्या लिखा, हमने क्या यूज किया, सिंबल R। V इक्वल्स टू I R। और ये कहाँ से आया, ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो उस पे क्या आ गया हमारा, ये R आ गया। और यहाँ पे R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब एक और चीज है इसमें, जैसे हमने बोला कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। कौन, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अगर आपको ग्राफ आ जाए, ठीक है, ग्राफ आ जाए बिटवीन दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो ग्राफ क्या होगा, याद रखना जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, इस तरह से। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये शो कर रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब हमने देख लिया कि वोल्टेज और करंट किस तरह से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे कि जो ये यहाँ पे एक नई टर्म आई है जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, जैसे हमने देखा करंट को I से करते थे, ठीक है, वोल्टेज को V से, चार्ज को Q से, उसी तरह से रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी की बात करूं तो इंग्लिश टर्म्स में इसका मतलब होता है टू रेजिस्ट। रेजिस्टेंस मीन्स टू अपोज, किसी भी चीज को रोकना या ना होने देना, किसी भी चीज को अपोज करना, ये इसका क्या मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग है। बट यहाँ पे क्या मतलब है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी क्या है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। अपोज यहाँ पे जैसे हमने नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में देखा था, इसका मतलब होता है अपोज, बट यहाँ पे इसका मतलब है किसको अपोज करना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना। ठीक है, वो होती है रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम।
ठीक है। ऐसा यूनिट ओम होती है और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं इसका फॉर्मूला पूछूं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि V इक्वल्स टू आई आर, तो इसमें क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर हमें डिफाइन करना है कि 1 ओम क्या होता है, ठीक है, यहां से मैं देखूं 1 ओम किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, वोल्टेज को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट से, याद आएगा 1V बाय आई को रिप्रेजेंट करते हैं 1 एम्पेयर। ठीक है, सो 1 ओम की हमारी फिर क्या डेफिनेशन बन जाएगी, 1 ओम रेजिस्टेंस कह लो। 1 ओम रेजिस्टेंस हम किसे कहेंगे, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मींस यू कैन से इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। ठीक है, when the potential difference across the conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, then we can say that the resistance of the conductor is 1 ohm। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज कहाँ से आई। ठीक है, पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया और उसको हमने फिर ये ऐसे यूनिट में लिख दिया। ठीक है, देन देयर कम्स द डिवाइस दैट इज रियोस्टाट। हमने कल देखा था जब हमने कुछ सिंबल्स देखे थे, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि रियोस्टाट भी कुछ होता है। ठीक है, रियोस्टाट को हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। ठीक है, इसको हम अगर सिंबल की बात करें ये कुछ इस तरह से होता है, या फिर हम इसको क्या करते हैं, रियोस्टाट को इस तरह से भी शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो ये रेजिस्टेंस को किस तरह से क्या करता है ये, सो बेसिकली इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं किस लिए, कि हम करंट को कंट्रोल कर सकें, करंट बढ़ा सकें, करंट को घटा सकें। ठीक है, और ये कैसे होगा, बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को वेरी करवा के हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस घटा देंगे तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है, सो बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस वी कैन कंट्रोल द करंट। सो ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज करके वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, और जिसकी वजह से हम आगे फर्दर करंट के फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कम्स द फैक्टर्स। फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अगर हम एक मटेरियल का लेंथ कितना है, अगर मटेरियल का लेंथ छोटा होगा, आप खुद इमेजिन करो कि आपने एक मटेरियल लिया और उसका लेंथ छोटा लिया है, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो लेंथ वो कम करेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप उसी मटेरियल की लेंथ बढ़ा दो, ठीक है, सेम मटेरियल की लेंथ अगर आप बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होएगी, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और कंडक्टर। ठीक है, सो किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कुछ अगर हम इस तरह से देख लें तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप खुद सोचो कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां से करंट को फ्लो करने में दिक्कत होगी, मींस कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा उसमें से जो करंट है वो क्या होगी, ज्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी, मींस रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी, और जब करंट ज्यादा फ्लो करेगी मींस रेजिस्टेंस क्या है उसकी, कम है। ठीक है, सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देन कम्स द टेम्परेचर। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इन दैट केस जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगी,
बढ़ती जाएगी। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। देन कम्स द नेचर ऑफ मटेरियल, कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, वो मेटल है, वो नॉन मेटल है, वो अलॉय है, ठीक है। क्योंकि हर एक का क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है उनके नेचर ऑफ मटेरियल कैसा यूज किया है हमने, ठीक है। अगर हमने मेटल यूज किया होगा तो उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। सो जो रेजिस्टेंस है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक रिलेशन है बिटवीन रेजिस्टेंस, दिस लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो रिलेशन क्या है, ये दैट आर इज, जैसे हमने देखा था कि आर किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और हमने देखा था दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उतना कम क्या होगा, रेजिस्टेंस। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया है, रो। इसको हम बोलते हैं रो, ये इस तरह से होता है रो, एल बाय ए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है। रो इसको क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये बेसिकली क्या होती है, हमारी रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, ठीक है। आई होप अभी तक आपको रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अभी ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है, और ये उसका सिंबल है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या बोलती है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। कोई भी वायर, ठीक है, जिसका यूनिट जिसकी लेंथ जो है यूनिट है, यूनिट मीन्स वन। अब हम वन कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। यूनिट मीन वन, आप अपने आगे से यूनिट जो मर्जी ले लो, सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, ठीक है। जिसकी लेंथ यूनिट हो, वन हो, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो, वन हो, उसको उसमें से जो रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा वो होगा हमारा रेजिस्टिविटी। एक वो वायर जिसकी लेंथ यूनिट हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट हो, तो वो जो रेजिस्टिविटी ऑफर करेगी वायर जिसकी लेंथ वन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वन है, उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। फॉर अ मटीरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसे हम ये समझे हैं कि मटेरियल यहाँ पे कोई भी हो, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। अगर हम एक मटेरियल पर्टिकुलर मटेरियल की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्यों, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे हमने कॉमन एक ले लिया, एक पर्टिकुलर फिक्स ले लिया, ठीक है। अब लेंथ हमने देखा था रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। लेंथ हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दी, इधर मैंने हमने लिखा ना यूनिट लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमने वो भी कांस्टेंट ले लिया। हर एक वायर के लिए हमने क्या ले लिया, वो जिस मर्जी मटेरियल का बनाओ, जिस मर्जी मटेरियल का बनाओ, लेंथ हमने क्या ले ली, वन, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी ले लिया वन। सो जब हमने लेंथ भी कांस्टेंट कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट कर दिया, तो फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल जो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ले लो, उसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी है, आयरन की एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी है, हर एक ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। ये लेंथ पे नहीं डिपेंड करता, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने रेजिस्टेंस के केस में देखा था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती थी, लेंथ पे डिपेंड करती थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती थी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती थी, ठीक है। बट इस केस में फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, जब हमने बोल दिया फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल मीन्स मटेरियल एक फिक्स हो गया, ठीक है। लेंथ हमने वन ले ली तो वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन ले लिया तो वो भी कांस्टेंट हो गया। तो इट मीन्स ना वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ना वो एरिया पे, ना वो मटेरियल पे, एक फिक्स कर दिया ना मटेरियल। तो इट मीन्स जो रेजिस्टिविटी है वो अगर डिपेंड करती है किसी पे तो वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि
हमने देखा कि हमने लेंथ ऑफ मटेरियल क्या रख लिया 1 सभी के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रख लिया 1, नेचर ऑफ मटेरियल हमने किसी पर्टिकुलर मटेरियल जो है फिक्स कर दिया। तो इट मीन्स जो अगर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, टेम्परेचर पे। ठीक है, सो फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये कोई भी एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 स्क्वायर मीटर इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी पर्टिकुलर वो क्या होगी, कोई पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस था रो एल बाय ए, तो ये उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो। ठीक है, और अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा ये ओम, एरिया का हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर और लेंथ का ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, मीटर से ये इसका कैंसिल हो जाएगा तो इट मीन्स कि इसकी एसआई यूनिट क्या आई, ओम मीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वाले इक्वेशन से डिराइव किया। सो एसआई यूनिट इज ओम मीटर, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी किसकी क्या क्या होती है। मेटल्स एंड अलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो मेटल्स हैं और जो अलॉयज हैं इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, तभी हम इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। गुड कंडक्टर मीन्स कि वो कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं। ठीक है, ये गुड कंडक्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, इजीली पास होने देते हैं। और वो इजीली पास क्यों होने देते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम है। जिसकी रेजिस्टेंस कम होएगा उसमें करंट का फ्लो ज्यादा होगा और वो गुड कंडक्टर बन जाएंगे। ठीक है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं मेटल्स एंड अलॉयज की, ठीक है, उनकी रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होगी 10⁻⁸ टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये उनकी रेंज होती है रेजिस्टिविटी की, मेटल्स एंड अलॉयज की। ठीक है, अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल्स में कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये मैंने इसमें सिर्फ वही पॉइंट्स डाले, ऐसे देखा जाए ये चैप्टर बड़ा है बट मैंने वही पॉइंट्स डाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ना भी उसी तरह से है कि जिससे हम कम चीजें करके ज्यादा क्वेश्चंस निकाल सके। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव नोट्स बनाना वगैरह नहीं है, ना कॉपियां भरना है। मेन है कि कॉन्सेप्ट लेना, ठीक है, और पेपर क्रैक करना, दैट्स इट। सो मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट पीपीटीज बनाई है। ठीक है, और उसका कंटेंट अकॉर्डिंगली रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए। ठीक है, सो मेटल्स की अगर हम बात करें, अगर पूछा जाए कि कौन से मेटल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, तो आएगा कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन क्योंकि इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है मीन्स ये गुड कंडक्टर होते हैं और ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर्स हैं और ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में हम यूज करेंगे। अलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, अलॉयज को हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। ठीक है, एज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई। रेजिस्टिविटी हाई का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इसकी सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि मेटल्स एंड अलॉयज की लो रेजिस्टिविटी होती है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स एंड अलॉय है लो रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के रिस्पेक्ट में इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, तभी यहाँ पे मैंने लो रेजिस्टिविटी टर्म लिखी। बट यहाँ पे मैंने हाई रेजिस्टिविटी क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे मैं अलॉय की जो कंपैरिजन कर रही हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स कर रही हूँ। सो विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना, मेटल्स एंड अलॉयज की लो रेजिस्टिविटी होती है विद रिस्पेक्ट टू इंसुलेटर्स। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैंने लिखा एज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई मीन्स कि मेटल के कंपैरिजन में इनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है एंड दे डू नॉट बर्न रेडिली। ठीक है, जो अलॉयज होते हैं एक तो इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, ऊपर से ये इजीली बर्न भी नहीं होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया हमारा,
ठीक है। जो इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं। हीटिंग डिवाइसेस मीन्स वो हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस मीन्स वो हीटिंग डिवाइसेस जिसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस मीन्स वो हीटिंग डिवाइसेस जिसमें हीटिंग प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में जो मटेरियल यूज होता है वो कौन से होते हैं, एलॉयज, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी उससे तो वो हीट होना शुरू करेंगे, और जब वो हीट करना शुरू होंगे तो हम उनको एज ए हीटिंग डिवाइस यूज करेंगे, और वो इजिली बर्न भी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, और ये हाई रेजिस्टिविटी क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, मेटल्स एंड एलॉयज के, ठीक है। एंड दस दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इनकी रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा होती है, ये करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, और अगर ये अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देते तो मतलब दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, अब इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज क्या है, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर, जहाँ पे उनकी जो रेंज है मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड अलॉयज की वो 10⁻- में थी, 10⁻⁸ टू 10⁻�6। वहीं पे नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या है, 10⁻12 टू 10⁻17। सो हम देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी ज्यादा है। और अगर हमें अरेंज करना हो तो ये इस तरह से होंगे, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, देन एलॉयज की रेजिस्टिविटी उससे कम होती है, और सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स की। तभी हम बोलते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट ओम्स लॉ का, रेजिस्टेंस का एंड रेजिस्टिविटी का क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल में इसकी डेरिवेशन भी है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसका सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक के बाद एक लगे होते हैं, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस 1 इधर है, उसी के साथ में रेजिस्टेंस 2 है, और रेजिस्टेंस 3 उसके साथ में है, ठीक है। ये हमारा सर्किट है, ये हमारा स्विच है, ठीक है। ये है हमारी बैटरी, करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एरोस शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एमीटर है जो मेजर करेगा कि कितनी करंट फ्लो हो रही है थ्रू दीज रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2 एंड रेजिस्टर 3, और ये वो वी बता रहा है हमें, वोल्टेज बताएगा, ठीक है। सिमिलरली रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होगा, जितने भी रेजिस्टर हैं वो क्या लगेंगे, पैरेलली लगे होंगे। अगेन दिस इज स्विच, दिस इज बैटरी, current is flowing, this is ammeter, and here resistance are connected in parallel। यहाँ पे जाके करंट क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी बिटवीन दिस R1, R2 एंड R3, फिर इधर आके वो क्या हो जाएगी, फिर से कंबाइन हो जाएगी, और ये फिर से सर्किट कंप्लीट करेगी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल याद रखना, सीरीज में हम तीनों रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, सिंपली ऐड कर लेते हैं इन केस ऑफ सीरीज। सो इन केस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पर प्लस R3, और ये जरूरी नहीं है कि 3 ही होते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक सीरीज में जितने भी लगे होंगे रेजिस्टर, उनकी रेजिस्टेंस को हम सीधे ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज की वैल्यू। ऑन द अदर हैंड अगर मैं पैरेलल की बात करूं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होगा, इनके जो वो हैं इनको हम रिवर्स में लिख लेंगे, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। जैसे इसका क्या बन जाएगा, जैसे हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 किया था, इसका हम इसमें क्या करेंगे, पैरेलल में रेसिप्रोकल लेंगे, जैसे 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस R3, ठीक है। तो ये रिवर्स में चले जाएंगे, रेसिप्रोकल में, सॉरी, ठीक है। सो इनको कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये इसका फॉर्मूला था। देन नेक्स्ट कम्स द एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी में हम देख लेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन के, और मतलब एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही हम देख लेंगे साथ साथ में उसके डिसएडवांटेज भी। पहला पॉइंट क्या है,
in series when one resistor fails the circuit will broke and does not work. जैसे हमने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टर एक के बाद एक लगा हुआ है, रेजिस्टेंस 1 के बाद रेजिस्टर 2 लगा है, रेजिस्टर 2 के बाद रेजिस्टर 3. सपोज करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, बैटरी से निकली, ठीक है, एम्पेयर के थ्रू निकली और रेजिस्टर 1 जो है खराब है. तो अगर रेजिस्टर 1 खराब है, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इट मीन्स वो आगे पास ही नहीं होएगी. ठीक है, तो आगे जब पास ही नहीं होगी तो जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा. या फिर हम सोच लें कि रजिस्टर 2 खराब है, तो करंट R1 से पास तो हो जाएगी लेकिन R2 से पास नहीं होगी. जब ये R2 से पास नहीं होगी तो ये R3 तक नहीं पहुंचेगी. सो वही लिखा हुआ है कि इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर फेल्स द सर्किट विल ब्रोक एंड डज नॉट वर्क. बट दिस विल नॉट हैपन इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्यों? क्योंकि जब करंट फ्लो हो रही है, बैटरी से निकल के जा रही है एमीटर में इधर जाके ये क्या होगी, डिवाइड होगी बिटवीन R1, R2 एंड R3. सपोज R2 जो है वो खराब है, ठीक है, लेकिन जो करंट R1 और R3 है वो तो सही है ना, तो करंट इसके थ्रू तो पास हो जाएगी, R3 के भी पास हो जाएगी, बस R2 के पास नहीं हो पाएगी. तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगी थ्रू R1 एंड R3 और ये करंट फिर से इधर से जाएगी और इस तरह से मूव करेगी. सो इन शॉर्ट कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो सर्किट विल नॉट ब्रोक डाउन. ठीक है, आई होप कि आपको पता चला होगा कि सर्किट ब्रोक डाउन कैसे नहीं होगा, क्योंकि वो पैरेलली कंबाइन है. ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट अप्लायंस रिक्वायर डिफरेंट करंट, सो दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. अब हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेज हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, अब सीरीज में क्या होगा, जितनी करंट R1 के थ्रू पास होगी उतनी ही R2 और उतनी ही R3 की. ठीक है, तो जब हमें अगर यही सपोज आप ये सोच लो कि ये 3 डिफरेंट क्या है हमारे अप्लायंसेज हैं, तो जितनी करंट अप्लायंस ए के थ्रू जाएगी उतनी ही करंट अप्लायंस 2 के थ्रू और उतनी ही अप्लायंस 3 के थ्रू वो निकलेगी करंट. बट हर एक अप्लायंस का डिफरेंट करंट का रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से तो ये वर्क नहीं करेगा. बट ऑन द अदर हैंड जब हम अप्लायंसेस को पैरेलली वो करेंगे, अरेंज करेंगे, तो जितनी अब इधर जाके करंट तो डिवाइड हो रही है, सो जिसको करंट की, जिस अप्लायंस को करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहां पे करंट ज्यादा फ्लो करेगी, जिस अप्लायंस को करंट की कम रिक्वायरमेंट होगी वहां से करंट कम फ्लो करेगी. सो ये पॉइंट ये बोल रहा था. ठीक है, कि डिफरेंट अप्लायंस रिक्वायर डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. इसीलिए हम अप्लायंसेस को पैरेलली कंबाइन करते हैं, अरेंज करते हैं. थर्ड पॉइंट कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन. अब जो रेजिस्टेंस होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या होती है, कम होती है. और हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि अगर हम कुछ सर्किट बना रहे हैं तो उसमें से करंट इजीली फ्लो करे मींस कि रेजिस्टेंस उसकी कम हो. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीरीज में हम सिंपली ऐड कर रहे हैं, बट पैरेलल में हम उसके इनवर्स को ऐड कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सीरीज में हम 2-3 नंबर्स को इकट्ठे ऐड करना, ठीक है. ऑन द अदर हैंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसी नंबर के रिवर्स को ऑर्डर करना. तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सीरीज वाले की. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, जैसे हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं सपोज सीरीज में. एक का है वैल्यू 3 ओम, एक की 6 ओम, एक की 12 ओम. ठीक है, अगर हमें सीरीज की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 6 9 एंड 9 + 12 ये हो जाएगा 21 ओम. ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना, सीरीज में वैल्यू आई है 21. ऑन द अदर हैंड अगर ये पैरेलली कंबाइन है 3 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम, ठीक है, ये पैरेलली कंबाइन है, तो तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 3 + 1 + 6 + 1 + 12. डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर 4 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 7/12. ठीक है, सो जब हम इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके बराबर है ये 7/12. ठीक है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 12/7. ठीक है,
सो इसकी जो भी वैल्यू होगी ये होगी 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो कहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वहीं पे उसकी जो वैल्यू थी सीरीज की, वहाँ वो कितनी थी उसकी मुझे वैल्यू याद नहीं है अभी, बट हम अगर कुछ जिन्होंने लिखे हैं उनको याद होगा, तो उनकी उसकी थी 21, उसकी 21 ओम थी, और ये है 1 पॉइंट समथिंग ओम, 2 ओम लेके चल लो, ठीक है। तो कहाँ 21 ओम और कहाँ पे 2 ओम, ठीक है। सो हमने देखा कि सीरीज में किस तरह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होती है वो किस तरह से कम होती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हुआ होगा। सो आज हमने पढ़ा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में, और कुछ कुछ एप्लीकेशंस देखी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे हमें हमारा भी इलेक्ट्रिक पावर रहता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रहता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स हो गए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। और जब हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो इस चैप्टर को ख़त्म होते ही हम कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी, मोशन के भी आपको एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी आपको। देन फिर हम देखेंगे इसके एमसीक्यूज, ठीक है। सो आई होप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा आप सबको क्लियर होगा, और अगर कोई क्वेरी है सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू।